सभी साथियों को जय श्री राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है कि नेशनल जीके हमारी स्टार्ट है, उसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं। उसमें हम 7-8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। आज मौर्य वंश के बाद में आपको पता है मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश यानी ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य और कुषाण वंश के बारे में भी आज पढ़ने का काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भाई लाइक भी किया करो, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और फीडबैक जरूर दिया करो भाई कमेंट करके, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, ये मौर्यों का सेनापति था भाई। ये ब्राह्मण साम्राज्य क्यों कहते हैं कि जो शुंग वंश का जो ये था संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये एक ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, राजधानी शुंग शासकों ने राजधानी विदिशा में स्थापित की। ठीक है, शुंग काल में ही पहली स्मृति ग्रंथ पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। मनुस्मृति की रचना की। ठीक है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। ठीक है, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने जो है निर्माण करवाया भाई। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, इसकी हत्या जो है देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करके
कण्व वंश की नींव डाली, कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा, सुशर्मा था। ठीक है, सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा की हत्या किसने की? 60 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की, सिमुक ने की। वह सातवाहन वंश के वह सातवाहन वंश की नींव रखी। ठीक है, सातवाहन वंश की, सातवाहन वंश की, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान थी। ठीक है, सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी भाई। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, सिक्का डालने में, सातवाहन वंश जो है सिक्का डालने में शीशे का प्रयोग करते थे, शीशे का प्रयोग, यानी शीशे की मुद्रा इन्होंने चलाई थी भाई। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी इन्होंने चलाई, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने, सातवाहनों ने शुरू की। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा था। ठीक है, इसे पुराणों में इसे कृष्ण पुत्र कहा गया है, कृष्ण का पुत्र कहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था, वही उसकी हत्या करके इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासकों ने राजधानी विदिशा में स्थापित की।
ठीक है। शुंग काल में ही पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करके कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने की। वह सातवाहन वंश की नींव रखी गई। ठीक है, सिमुक ने, यानी सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश में जो है मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी भाई। सिक्का डालने में शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम सातवाहनों ने किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में थे भाई कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको नोट डाउन करो अच्छे से, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। अब कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं भाई। कुषाण वंश, कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। पल्लवों के बाद कुषाण आए थे भाई। पल्लव वंश के बारे में मैंने पढ़ा था, पहले शक फिर पल्लव। ठीक है, उसके बाद कुषाण आए थे भाई। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। जो यूची व तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की 15 ईस्वी में। ठीक है। इस वंश का महान राजा, कुषाण वंश का महान राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क के बारे में भाई एक पॉइंट लिखवाया मैंने। कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। वो बौद्ध संगीति कौन सी थी, उसके अध्यक्ष का नाम, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई, कहां पर हुई, ठीक है, किस यानी शताब्दी में हुई, ईसा पूर्व में हुई, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है। राजधानी इसने क्या बनाई? राजधानी इसने पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी बोलते हैं, पेशावर को इसने राजधानी बनाया भाई। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया। ठीक है। किस वर्ष? 78 ईस्वी में। और उस संवत का नाम क्या था? शक संवत।
शक संवत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शक संवत की शुरुआत किसने की, किस वर्ष, ठीक है। और ये वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था भाई, ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अनुयायी था, उसका मानता था, ठीक है। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई, स्वर्ण मुद्राएं चलाई, यानी जारी की, ठीक है। चरक राजवेद कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। जिसने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता की शुरुआत की। बहुत बड़ा चिकित्सक थे भाई चरक, ठीक है। आज यानी इन्हीं की पद्धतियों पर चल के भाई इलाज किए जाते हैं। अशोक घोष कनिष्क के राजकवि थे, कनिष्क के राजकवि अशोक घोष थे, ठीक है। जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली हुई, इसी से कनिष्क ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, ठीक है। अशोक घोष की रचना भाई बुद्ध चरितम, ठीक है। बुद्ध चरितम इसकी रचना थी भाई, ठीक है। नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी, वह इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भाई भारत का आइंस्टीन कहते
कनिष्क की जो मृत्यु, कनिष्क की मृत्यु, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, 102 ईस्वी में हुई। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का अंतिम शासक, शासक वासुदेव था, वासुदेव। ठीक है। ये शैव धर्म को मानता था, भाई लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध, शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे भाई, कुषाण थे, कुषाण थे। ठीक है। और भाई रेशम बनाने की तकनीक, रेशम बनाने की तकनीक, बनाने की तकनीक का आविष्कार, का आविष्कार चीन में हुआ भाई, चीन में हुआ। ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं। पल्लवों के बाद, पल्लवों के बाद कुषाण आए भाई, जो यूची व तोखरी भी कहलाते थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की 15 ईस्वी में। कुषाण वंश का महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर भी बोलते हैं। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया 78 ईस्वी में, उसका नाम था शक संवत, जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। चरक जो राजवेद था, जो चिकित्सक था, वो कनिष्क के दरबार में रहता था, जिसने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता की रचना की। ठीक है। कनिष्क के राजकवि अशोक घोष थे। ठीक है। इसी से कनिष्क ने बौद्ध धर्म की भाई शिक्षा ली थी। अशोक घोष की रचना बुद्ध चरितम है। ठीक है। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी भाई, इस पुस्तक में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में, 102 ईस्वी में होती है। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था भाई। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासकों में कुषाण थे भाई। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। तो इसको नोट डाउन करो भाई। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसको अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ इनके। ठीक है। और भाई एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम के प्रति सीरियस हो जाओ भाई। जो भी वीडियो करवा रहा हूं उनको अच्छे तरीके से करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जल्दी आपका सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा हरियाणा में। सीईटी के बेस पे आपको पता है कितनी वैकेंसीज आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आएंगी। और सीईटी की इंपॉर्टेंस आपको भली भांति पता होगी हरियाणा में। साथ ही आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही है भाई। आरपीएफ के एग्जाम होने वाले, तो उसमें आपको पता है नेशनल जीके की कितनी ज्यादा यानी जरूरत है। तो आपको अच्छे तरीके से मैं आपको है ना एग्जाम रिलेटेड डाटा ही करवा रहा हूं। मैं आपको बेफालतू में कोई गाथा नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही डाटा आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अच्छे तरीके से आपको इसको नोट डाउन करना है और अपने नोट्स बनाने हैं भाई बढ़िया तरीके से। तो इसको साफ करते हैं भाई। अब गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। एक क्वेश्चन पूछा था भाई, कनिष्क के साल शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की, वो कहां पर आयोजित की गई, इसके जवाब आपको देने हैं। ठीक है। गुप्त
साम्राज्य, साम्राज्य, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक 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 कौन था आपका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था भाई। कार्यकाल, कार्यकाल यानी किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक इसने शासन किया? 240 से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ भाई, उसका कार्यकाल 280 से 320 का था, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था भाई, ठीक है। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी भाई कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया भाई, गुप्त संवत चलाया 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ भाई, उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा व दक्षिणवर्त के 9 राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 व दक्षिणवर्त के 12 शासकों को हराया। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त ने भाई कविराज विक्रमक अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, लिखाने का कोई मैटर नहीं है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का
दरबारी कवि, दरबारी कवि हरिसेन था, हरिसेन था। इसकी जो जिसने इसकी रचना हुई, रचना हरिसेन की, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की इसने हरिसेन। समुद्रगुप्त जो है भाई, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु का उपासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ भाई। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया। इसी के शासन काल में भाई इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त के दरबार में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमीर, धंतवरी, विद्वान रहते थे, ठीक है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया, क्या बताया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ भाई? कुमारगुप्त, ठीक है। गोविंदगुप्त भी इनका नाम था, गोविंदगुप्त, ठीक है, इनका नाम था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने ही की भाई। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो भाई, फिर आगे लिखवाते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक इसके श्री गुप्त थे। इनका कार्यकाल 240 से 280 ईसा पूर्व ईस्वी था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी को एक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत चला 319-320 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने आर्यवर्त के 9 व दक्षिण वर्त के 12 शासकों को हराया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसकी रचना इलाहाबाद प्रशस्ति लेख था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यह संगीत का प्रेमी था। संगीत का प्रेमी था, इस चीज के साक्ष्य इसके सिक्कों पर मिलते हैं, क्योंकि सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहयान आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, दंतवरी विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, की स्थापना कुमारगुप्त ने की। तो ये गुप्त साम्राज्य के बारे में फैक्ट्स से आगे भी लिखवाते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका उत्तराधिकारी होता है भाई। ठीक है, हुणों का आक्रमण भाई, हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, हुणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। ठीक है। पुलिस गुप्त काल में पुलिस अधिकारियों को पुलिस के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। चाट व भाट कहा जाता था। वह बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। ठीक है। सिंचाई हेतु रहट या घंटी यंत्र का यूज करते थे भाई। ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। स्वर्ण मुद्रा जिसे क्या कहा जाता था? दिनार जारी की। ठीक है। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता था। ठीक है। पहली बार सती होने के साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलते हैं। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है। गरुड़ गुप्त राज्य का साम्राज्य का चिन्ह था। ठीक है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है। राजकीय भाषा इनकी शासकीय भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा के कवि प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है।
मंदिर बनाने की कला का जन्म, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में शुरू हुआ। ठीक है। कालिदास की रचना भाई, रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है। प्रथम रचना, प्रथम भारतीय रचना, भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है। तो ये भाई आपका गुप्त काल के बारे में जो भी डाटा एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो सभी करवाएं। एक बार देखते हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हुनों का सर्वप्रथम आक्रमण जो स्कंदगुप्त के समय में हुआ भाई, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस के साधारण कर्मचारियों को चाट या बाट कहा जाता था, वह बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। सिंचाई हेतु रहट या घंटी यंत्र का यूज किया जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, जिनको दिनार कहा जाता था, जारी की। चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, रूपक या रुपयक। पहली बार सती होने के साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलते हैं। गरुड़ जो है गुप्त साम्राज्य का चिन्ह था। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। शासकीय भाषा जो संस्कृत थी। संस्कृत प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में शुरू हुआ भाई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तो भाई आज हमें कुषाण वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त काल के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो जो भी एग्जामिनर यानी क्वेश्चन बनाता है वो सभी हमने डिस्कस किए भाई। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और फीडबैक के रूप में कमेंट किया करो। ठीक है। कमेंट्स ढेर सारे किया करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो भाई। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।